हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में 66 बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के तहत करंट अफेयर्स के टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र में भारत की यात्रा। यह टॉपिक आपके आगामी 66 बीपीएससी मेंस के अलावे यूपीपीसीएस मेंस और यूपीएससी मेंस में भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। यह टॉपिक द हिंदू में प्रकाशित एडिटोरियल पर आधारित है। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट अन्य वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। भारत के हितों की सुरक्षा और भविष्य की चुनौतियों की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र की जरूरतों को किसी भी स्थिति में नकारा नहीं जा सकता है। यह अपरिहार्य है। इसकी भूमिका में कुछ सुधारों की आवश्यकता जरूर महसूस की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के 7.5 दशकों की सदस्यता और चरणों को लगभग हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली चरण की अगर हम बात करें तो पहली चरण में 1989 में शीत युद्ध की समाप्ति तक पहले चरण में भारत ने एशिया और अफ्रीका में सशस्त्र संघर्षों को कम करने के लिए महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से अलग होकर एक उदार बल के रूप में अपने कूटनीतिक प्रभाव को तलाशने और बढ़ाने की भूमिका निभाई थी। साथ ही भारत ने यह भी समझ रखी कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे और द्विपक्षीय विवादों को निष्पक्ष रूप से हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा नहीं किया। अतः भारत संयुक्त राष्ट्र का उपयोग केवल सामान्य कारणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करता रहा, जैसे कि उपनिवेशवाद विरोध, नस्लवाद, परमाणु निरस्त्रीकरण, पर्यावरण संरक्षण और समान आर्थिक विकास। 1988 में भारत के ने एक साहसिक कदम उठाते हुए परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए 3 चरण की योजना का प्रस्ताव करके उच्च नैतिक उदाहरण प्रस्तुत किया था। कई अर्थों में यह अव्यावहारिक था। इसके साथ ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों द्वारा उठाए जाने वाले द्विपक्षीय विवादों का विरोध किया। भारत की यह नीति बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध और उसके पश्चात भी दिखाई देती है। वहीं अगर दूसरे चरण की हम बात करें तो शीत युद्ध के समाप्त होते ही सोवियत यूनियन के विघटन और अमेरिका के विश्व शक्ति के रूप में उभरने से यह दशक भारत के लिए कठिन रहा। सरकारों की अस्थिरता और गठबंधन सरकारों की अनिश्चितता के साथ साथ सुरक्षा परिषद और यूएन जनरल असेंबली जैसे विभिन्न निकायों में शामिल होने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के संतुलन की समस्या भी बनी रही। इस दौर में भारत की विदेश नीति बदली, जो संयुक्त राष्ट्र के मतदान पैटर्न में भी प्रतिबिंबित होती है। इराक के कुवैत पर कब्जा हटने के बाद भी भारत ने उस पर कठोर शर्त लगाए रखी। यहूदीवाद को जातिवाद की उल्लिखित स्थिति से अलग रखने में व्यावहारिकता दिखाई। 1990 के दशक में पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकार हनन के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। भारत को पाकिस्तान की जांच के लिए मानवाधिकार आयोग में ईरान और चीन से एहसान लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 1996 में संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सीट के लिए भारत को जापान से हारना पड़ा था। भारत 1995 में हुई परमाणु अप्रसार संधि अर्थात एनपीटी के अनिश्चितकालीन विस्तार के खिलाफ खड़ा था और इसने 1996 में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को अपनाने के लिए पिछले रास्ते को अपनाना अस्वीकार कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र में अर्थात यूनाइटेड नेशन में इन 2 चरणों ने शायद दुनिया को आश्चर्यचकित किया था। 1998 में पोखरण परमाणु हथियार परीक्षण के साथ भारत ने परमाणु संपन्न देशों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया था। वहीं अगर हम तीसरी चरण की बात करें तो 21वीं सदी ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के चमकने के रास्ते खोल दिए। पहले दशक में प्रभावशाली आर्थिक प्रदर्शन, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने भारत की स्थिति को बहुत मजबूत कर दिया था। अफ्रीका के अनेक संघर्षरत क्षेत्रों में भारतीय शांति सेना ने झंडे गाड़ दिए थे। इसके साथ ही भारत गैर पारंपरिक सुरक्षा के मुद्दों जैसे छोटे और हल्के हथियारों के प्रसार, बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों को गैर जिम्मेदार लोगों के पास जाने से रोकने
और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जांचने परखने और नियंत्रित करने में एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में उभरा है। विकास को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों की अगुवाई करने वाली संस्थाओं में भी भारत ने अपना योगदान दिया है। भारत की बढ़ती साख का परिचय मानवाधिकार परिषद विश्व न्यायालय यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आर्थिक और सामाजिक परिषद में चीन और यूनाइटेड किंगडम के प्रत्याशियों को हराने में मिलता है। सुरक्षा परिषद के विस्तार का मामला। अब हम यूनाइटेड नेशन में सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार की मामला को देख लेते हैं। इसमें भारत की अस्थायी सदस्यता का मामला 25 वर्षों से अटका हुआ है। इसका कारण क्षेत्रीय एकता का अभाव रहा है। इटली और पाकिस्तान जैसे मध्यम शक्ति संपन्न देश भारत का लगातार विरोध करते रहे हैं। हालांकि भारत को अब तक का सबसे बड़ा समर्थन प्राप्त है। भारत की आगामी भूमिका को अनेकों संकटों का सामना करना पड़ता है। इसमें आर्थिक मंदी और चीन से बिगड़ते संबंध दो प्रमुख चुनौतियां हैं। अगर हम नए सोपान की बात करें अर्थात न्यू वे की बात करें तो भारत को मिलने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का यह तीसरा अवसर है। जैसा कि आपको मालूम है कि 2021 से भारत का यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का इस भारत के लिए यह तीसरा अवसर है। 1991-92 में पहली बार, वही 2011 और 12 के दौरान इसको दूसरी बार दिया गया था। अर्थात अगर हम कहें तो 1991-92 और 2011-12 के दौरान रहे इस अवसर की तुलना में इस समय भारत के हितों में और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में बहुत बदलाव आ चुका है। भारत का दृष्टिकोण प्रतिक्रियाशीलता से बदलकर सक्रियता की ओर अधिक हो गया है। इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसकी भूमिका अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यवहारिक हो गई है। भारत अब अपने व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों को सुरक्षा परिषद के साथ जुड़कर चलने की मंशा रखता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस इनपुट को अपने मेंस राइटिंग में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।